बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो यहाँ पर आगाज़ करेंगे। आपने इससे पहले लेक्चर में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ये देखा कि डायोड की जो करेक्टरिस्टिक थी, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ था, उसमें हमने 3 रीजन स्टडी किए। एक फॉरवर्ड बायस का था, एक रिवर्स बायस का था और एक रिवर्स ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक थी। लेकिन वो जो ग्राफ की शेप थी, वो आपने देखा था कि वो एक स्ट्रेट लाइन शेप नहीं थी, बल्कि वो एक कर्व शेप थी, जिसको नॉन लीनियर डिवाइस कहा जाता है। तो इसका मतलब है डायोड जो है वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है। लेकिन अगर आपने सर्किट एनालिसिस करना है, यानी किसी सर्किट का हिस्सा है डायोड आप, और उस सर्किट के अंदर से गुजरने वाला करंट मालूम करना चाहते हैं, तो अगर आप डायोड को एक नॉन लीनियर डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको नॉन लीनियर अलजेब्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स की सबसे कम्प्लेक्स ब्रांच है नॉन लीनियर अलजेब्रा, यानी नॉन लीनियर जो है वो मैथमेटिक्स। तो हम अपनी आसानी के लिए ये काम करते हैं कि डायोड को मॉडल करते हैं। मॉडलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि एक कम्प्लेक्स सर्किट को हमने एक इजी सर्किट की शक्ल देनी है, यानी एक नॉन लीनियर सर्किट को उन कंपोनेंट्स की शक्ल में जाहिर करना है जिन कंपोनेंट की करेक्टरिस्टिक लीनियर होती हैं। और लीनियर करेक्टरिस्टिक वाले कंपोनेंट्स हमें पता है बैटरीज हैं, रेजिस्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइन जिनका ग्राफ होता है। तो यह करंट सोर्स हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, ओपन सर्किट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो हम डायोड के बेसिकली 3 मॉडल बनाते हैं। अगर आपने डायोड को बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर स्टडी करना है, तो हम डायोड का आइडियल मॉडल कंसिडर करते हैं। अगर हमने उसको जो है वो लेबॉर्ट्री में एक जो है वो यूज़फुल जो है वो टेक्निक में यूज़ करना है, तो हम वहाँ पर उसका एक प्रैक्टिकल मॉडल कंसिडर करते हैं। और अगर हमने उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है, तो हम डायोड का कंप्लीट मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो डायोड के 3 मॉडल्स हैं, आइडियल मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल और कंप्लीट मॉडल। तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये एक फॉरवर्ड बायस डायोड, जिसमें इस डायोड के पी रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एन रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के वोल्टेज को वी बायस कहा गया, और सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाया जिसको आर लिमिट, यानी लिमिटिंग रेजिस्टेंस, जिसने करंट की अमाउंट को एक फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देना, ताकि डायोड जो है वो हीटअप होकर डैमेज ना हो। तो आइडियल डायोड मॉडल में डायोड बिल्कुल एक ऑन स्विच की तरह, यानी फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल डायोड ऐसे बिहेव करेगा जैसे स्विच ऑन हो गया। आप स्विच का घर में जो है वो फंक्शन देखते हैं कि स्विच का सिर्फ ये काम होता है कि वापडा की तरफ से आने वाली जो पावर सप्लाई होती है, या तो उसको लोड की तरफ, यानी कोई भी फ़ैन है या बल्ब है, या उस करंट को लोड की तरफ जाने देता है या उसको जाने से रोकता है। यानी यह स्विच या तो ऑन हो सकता है या स्विच ऑफ हो सकता है। ऑन स्विच में तमाम का तमाम करंट वापडा की तरफ से आने वाला वो लोड की तरफ चला जाता है, और ऑफ स्विच में वही वाला करंट जो है वो रुक जाता है। तो इसका मतलब डायोड जो है वो आइडियली बिल्कुल एक स्विच की तरह बिहेव करता है। और अगर इसको आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसके एनोड और कैथोड को आपस में आपने डायरेक्टली मिला दिया है, जिसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अब हमने देखा कि हमने इस सर्किट के अंदर सोर्स के तौर पे जो चीज़ इस्तेमाल की वो है बैटरी वी बायस। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आपने देखा था कि एक साइड पे हम रखते थे ईएमएफ्स और दूसरी साइड पे हम रखते थे वोल्टेज ड्रॉप्स। तो इस सर्किट में ईएमएफ सोर्स तो एक ही है, और वो ये है बैटरी। तो बैटरी का वोल्टेज मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया वी बायस। अब दूसरी साइड पर लिखना है वोल्टेज ड्रॉप्स। तो इस सर्किट में 2 कंपोनेंट्स हैं बैटरी के अलावा। एक है लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ये जो वोल्टेज इस्तेमाल कर रहा है उसको मैंने कह दिया वी आर लिमिट, और एक है डायोड, और ये जो वोल्टेज इस्तेमाल करेगा उसको हम कह देंगे वी डी। अब डायोड का जो वोल्टेज है उसको इस सिचुएशन में वी एफ कहा जाएगा, क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो डायोड का वोल्टेज जिसको आपने वी एफ कह दिया है, ये इस वक्त 0 वोल्ट है, क्योंकि हमने कहा आइडियली डायोड एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है, यानी एनोड और कैथोड के दरमियान कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। तो इट मीन्स वी एफ इज इक्वल टू 0 वोल्ट, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। अगर वी डी की जगह 0 वोल्ट पुट करेंगे
तो वी आर लिमिट किसके बराबर हो जाएगा, ये वी डी इधर आके माइनस हो जाएगा, वी बायस माइनस वी डी और इज़ इक्वल टू वी बायस, क्योंकि वी डी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 वोल्ट के बराबर है। अब आपको पता है किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज निकालना होता है तो वो ओम्स लॉ से निकाला जाता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी आर लिमिट किसके बराबर होगा, वो होगा इस डायोड में से गुजरने वाला करंट जिसको आप आई एफ कह दिया और साथ इसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे आर लिमिट। अगर आपने आई एफ की वैल्यू निकालनी है तो ये वी आर लिमिट डिवाइडेड बाय आर लिमिट, लेकिन वी आर लिमिट किसके बराबर था, वी बायस, तो आपने वी आर लिमिट की जगह पुट कर दिया वी बायस डिवाइडेड बाय आर लिमिट। तो इसका मतलब है जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा आइडियली तो वो कोई वोल्टेज अपने क्रॉस ज़ाया नहीं करेगा। उसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, जस्ट 0 वोल्ट। वो सारा का सारा वोल्टेज किसको प्रोवाइड कर देगा, वो सारा का सारा वोल्टेज बैटरी का प्रोवाइड कर देगा लिमिटिंग रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस को, और मैक्सिमम करंट इस सर्किट में से पास करेगा, जो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये दूसरी सिचुएशन देखें, यहाँ पर डायोड है रिवर्स बाइस। अब देखें आप पी रीजन को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, बीच में लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। अब एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि लिमिटिंग रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाई है, क्योंकि रिवर्स बाइस में तो हमने देखा था जो रिवर्स करंट है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो लिमिटिंग रेजिस्टेंस सिर्फ सर्किट में सिमेट्री पैदा करने के लिए कि जैसा ये सर्किट है वैसा ही ये सर्किट आप ड्रॉ करें, जस्ट इस बैटरी को क्या कर दें, पलटा दें, रिवर्स कर दें इसकी कन्फिग्रेशन को, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा इजी हो जाए। तो अब ऑफ स्विच के तौर पे बिहेव करेगा। रिवर्स बाइस में आइडियल डायोड जो है वो ऑफ स्विच की तरह, यानी ये था ऑन स्विच और ये है ऑफ स्विच। ऑफ स्विच का मतलब है ये जो सर्किट है ये ओपन हो गया। अब ओपन सर्किट में से तो कोई करंट पास नहीं करता, तो इसका मतलब है जो करंट इस वक्त है आई आर का मतलब है रिवर्स करंट, क्योंकि रिवर्स बाइस सिचुएशन है, वो किसके बराबर है, 0 एम्पेयर, क्योंकि इस वक्त डायोड ओपन सर्किट है। अब हमने इनपुट दिया वी बायस। अब ये इनपुट वोल्टेज दो हिस्सों में तकसीम होना चाहिए, एक हिस्सा डायोड ने इस्तेमाल करना था और एक हिस्सा रजिस्टर ने इस्तेमाल करना था। रजिस्टर जो हिस्सा इस्तेमाल करता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट तो 0 है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट का मतलब है जो करंट एक कंपोनेंट में से पास करेगा वही दूसरे में से पास करेगा। अब डायोड तो ओपन है, इसमें तो कोई करंट पास नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट में कोई करंट पास नहीं करेगा। तो जब रजिस्टर में कोई करंट पास नहीं करेगा, आई आर की वैल्यू 0 होगी, तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 0। और अगर रजिस्टर का वोल्टेज 0 हो गया तो आप इस इक्वेशन में से वी डी यानी डायोड का वोल्टेज निकाल सकते हैं। वी डी इज इक्वल टू वी आर, क्योंकि डायोड के वोल्टेज को अब आपने क्या नाम दे देना है, रिवर्स वोल्टेज का नाम देना है, क्योंकि रिवर्स बाइस है। वो हो जाएगा वी बायस माइनस वी आर लिमिट, और वी आर लिमिट आप सबको पता है किसके बराबर है, 0। तो वी आर इज इक्वल टू वी बायस। इसका मतलब है जब डायोड फॉरवर्ड बाइस था तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 था और करंट मैक्सिमम था। जब डायोड रिवर्स बाइस हो गया तो करंट 0 हो गया और वोल्टेज इसके क्रॉस क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ये आइडियल केस में डायोड जो है वो एक ऑन स्विच या जो है वो एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, जो भी कन्फिग्रेशन आप ले लें, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस। अब नेक्स्ट है डायोड का प्रैक्टिकल मॉडल। अब ये जो प्रैक्टिकल मॉडल है, इस प्रैक्टिकल मॉडल में आप देखें हमने डायोड को दो चीज़ों से रिप्लेस कर दिया। या तो डायोड के साथ देखें आपने लगाया वही क्लोज स्विच ये, इसके साथ सीरीज़ में एक बैटरी लगा दी है। उस बैटरी का पोटेंशियल है वी एफ का मतलब है बैरियर पोटेंशियल, यानी डायोड प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे 0.7 वोल्ट की एक बैटरी है, लेकिन ये बैटरी इस अप्लाइड बैटरी को अपोज कर रही है। आप देखें इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो यानी उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। और आपको पता था कि डायोड के अंदर जो डिप्लीशन रीजन होता है वो एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप करता है। बैरियर मींस अपोज करना, तो इसलिए आपने इस बैरियर का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया है। अब फॉरवर्ड बाइस इस तरह से रिवर्स बाइस है। फॉरवर्ड बाइस में अब आप देख सकते हैं कि आपने इनपुट वोल्टेज दिया, वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा डायोड के क्रॉस आएगा, दूसरा हिस्सा लिमिटिंग रेजिस्टर के क्रॉस आएगा। अब डायोड तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे 0.7 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि अब देखें ये एनोड टर्मिनल और ये कैथोड टर्मिनल। एनोड और कैथोड के दरमियान आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक है बैटरी और एक है
क्लोज स्विच ने तो कोई वोल्टेज इस्तेमाल नहीं करना। बैटरी का वोल्टेज कितना है वो है एग्जैक्टली VF, और बैरियर पोटेंशियल जो है वो सिलिकॉन के केस में 0.7 है, इसलिए हमने 0.7 लिख दिया। तो बैटरी ऑफ EMF 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अब अगर आप लिमिटिंग रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालें, ये वाले VD को उधर जाके माइनस करना पड़ेगा, V बायस माइनस VD, और VD की वैल्यू कितनी है 0.7, ये आ जाएगा। अब ओम्स लॉ इस्तेमाल करें तो लिमिटिंग रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V = I × R। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है, तो इट मीन इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो ये V बायस माइनस 0.7 = IF × R लिमिट, और अगर आप IF की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आएगी V बायस माइनस 0.7 / R लिमिट। और रिवर्स बाइस में प्रैक्टिकली डायोड में से नहायत ही कम करंट गुजरता है, और प्रैक्टिकली वो इतना कम होता है कि आप उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है रिवर्स बाइस में प्रैक्टिकल मॉडल में भी आप डायोड को ओपन सर्किट के तौर पर ट्रीट करेंगे, और ओपन सर्किट के तौर पर ट्रीट करने का मतलब है इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब है रिवर्स करंट जो है वो कितना है 0। और अगर डायोड में से करंट गुजर नहीं रहा तो लिमिटिंग रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। सारा का सारा वोल्टेज जो है वो किसके क्रॉस से इस्तेमाल हो जाएगा, V बायस। यानी आइडियल मॉडल या प्रैक्टिकल मॉडल, रिवर्स बायस में ये दोनों एक ही तरह जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसके बाद हम कम्प्रीहेंसिव मॉडल, या जिसको कंप्लीट मॉडल कहा जाता है, कम्प्लेक्स मॉडल भी कहा जाता है किसी बुक में, ठीक है, तो वो हम जो है वो देखते हैं। इस कंप्लीट मॉडल में डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे एक बैटरी। इस बैटरी का वोल्टेज VB का मतलब है बैरियर वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। और आपको पता है डायोड की एक रेजिस्टेंस होती थी। हमने डायोड की जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो हमने कहा था डायोड की फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है, उसको आपने नाम दे दिया RD प्राइम के साथ। इसका मतलब है एनोड और कैथोड के दरमियान अब 3 चीज़ें हैं। एक है बैरियर पोटेंशियल जितनी बैटरी, एक है एक स्मॉल डायनेमिक रेजिस्टेंस, और एक है ये एक क्लोज्ड स्विच। अब अगर आपको डायोड के क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज मालूम करना है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। स्विच का तो ये जो क्लोज स्विच है इसका वोल्टेज 0 है, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम कंसिडर करेंगे इस बैटरी को और इस रेजिस्टेंस को। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 0.7 वोल्ट प्लस ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो होगा IF × RD प्राइम, क्योंकि इस वक्त फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट है वो है IF। तो ये आपके पास VD की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को यूज़ करें तो VR लिमिट की वैल्यू होगी V बायस माइनस VD, और VD को आपने इस वक्त नाम दिया हुआ VF का, तो V बायस माइनस VF। वैसे आपको पता है VR लिमिट किसके बराबर होता है, वो होता है VR लिमिट = IF R लिमिट। अब अगर यहाँ से IF की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये समझें कि टोटल बैटरी का वोल्टेज था V बायस, उसमें से 0.7 वोल्ट तो ये माइनस हो गया क्योंकि ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। ये है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेज हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका नाम है R लिमिट, एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका नाम है RD प्राइम। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें और इसे डिवाइड कर दें। और रिवर्स बायस में कंप्लीट मॉडल में डायोड ऐसे बिहेव करता है जैसे एक ओपन स्विच के साथ पैरेलल में एक बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है जिसको R कहा गया है। और ये जो कैपिटल R है ये तो सबस्क्रिप्ट में है, ये बता रहा है रिवर्स बायसिंग में, और स्मॉल r का मतलब है ये डायनामिक रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। अब जब आपको कंप्लीट मॉडल दिया जाता है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन होती है वो होती है IR की वैल्यू। IR की वैल्यू अब कहाँ पर गिवन होती है, जब आप डायोड ख़रीदते हैं तो उसके साथ उसकी एक डाटा शीट मिलती है जिसको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। तो वो उसमें लिखता है कि इस डायोड कि 300 केल्विन के ऊपर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिवर्स करंट की अमाउंट इतनी होती है। तो IR की वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर आपके पास IR की वैल्यू है तो आप VR लिमिट मालूम कर सकते हैं ओम्स लॉ से, IR × R लिमिट। और अगर आपको लिमिटिंग रेजिस्टेंस का हिस्सा पता चल गया तो आपने टोटल जितना वोल्टेज दिया था उसमें से इस रजिस्टर का हिस्सा निकाल दें, बाकी सारा वोल्टेज कौन इस्तेमाल करेगा, ये डायोड इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है जिसको आप रिवर्स वोल्टेज कह रहे हैं वो टोटल अप्लाइड वोल्टेज में से लिमिटिंग रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने डायोड को मॉडलिंग की
ये हमारी हेल्प करेगा आगे हम जब डायोड को यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि नॉर्मली हम डायोड का या तो आइडियल मॉडल इस्तेमाल करेंगे या हम डायोड का जो है वो प्रैक्टिकल मॉडल जो है वो यूज़ किया करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा बेसिक मकसद है एक पावर सप्लाई बनाना, कि डायोड्स को यूज़ करके हम किस तरह से एक पावर सप्लाई जो है वो बना सकते हैं। तो वो जो पावर सप्लाई होता है एक्चुअली में उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। मैंने यहाँ पर 5 कंपोनेंट जो है वो लिख दिए हैं। पहला है एसी मेन्स, यानी मेन एसी सप्लाई। पाकिस्तान में ये मेन एसी सप्लाई की आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल होता है, तो इसलिए ये एसी सिग्नल। अब ये जो मेन एसी पावर सप्लाई है इसको आप अटैच कर देते हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर ये काम करता है, नॉर्मली जो डीसी वोल्टेज होता है वो होता है लो पावर एप्लीकेशन में इस्तेमाल। आप देखते हैं आपके मोबाइल के चार्जर को जो है वो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है जस्ट 5 वोल्ट 4.7 वोल्ट के राउंड अबाउट। तो आप जो है वापडा की तरफ से आने वाले 220 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं डाउन टू 5 वोल्ट। तो सबसे पहले आप एसी को स्टेप डाउन करते हैं। ये देखें, ये 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर लिया जाता है थोड़े एसी वोल्टेज में, और ये जिस डिवाइस की मदद से किया जाता है वो है ट्रांसफार्मर। आगे एक दूसरा डिवाइस है जिसको रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर एक ऐसा यानी एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब एसी और डीसी में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो एसी मींस अल्टरनेटिंग, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी तब्दील होती रहती है, और पोलैरिटी तब्दील होने का मतलब है कभी करंट के डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ और कभी राइट से लेफ़्ट की तरफ। और अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है और सिमेट्रिक फंक्शन है तो जितना टाइम के लिए लेफ़्ट से राइट करंट पास करेगा उतने ही टाइम के लिए राइट से लेफ़्ट की तरफ करंट पास करेगा। और हमारे घरों में आने वाली जो एसी पावर सप्लाई होती है इसकी फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा 50 हर्ट्ज़ है, इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड है 20 मिली सेकेंड। तो उन 20 मिली सेकेंड में से जो 10 मिली सेकेंड का टाइम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, और बाकी जो 10 मिली सेकेंड है उसमें दूसरे टर्मिनल से पहले टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो अब ये जो रेक्टिफायर है ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही साइकिल मौजूद है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल मौजूद है, नेगेटिव हाफ साइकिल गायब हो चुका। पॉजिटिव हाफ साइकिल मौजूद है, नेगेटिव हाफ साइकिल गायब हो चुका। इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिल्टर जो है वो इस रेक्टिफाइड वोल्टेज, अब ये रेक्टिफाइड वोल्टेज बेशक डीसी है लेकिन ये स्मूथ नहीं है, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। आप देखें करंट मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम से फिर मिनिमम आ रहा है, कुछ देर के लिए ज़ीरो रहता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर ज़ीरो रहता है। तो इसका मतलब है कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। उन फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए आप एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको फ़िल्टर कहा जाता है, जिसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। फ़िल्टर वोल्टेज को स्मूथ करने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी प्योरली उसको स्मूथ नहीं कर पाता, उसमें अभी भी फ्लक्चुएशंस हैं जिनको रिपल्स कहा जाता है, इसलिए इसको फ़िल्टर्ड वोल्टेज को रिपल्ड वोल्टेज भी कहा जाता है। और रेगुलेटेड वोल्टेज, आखिर में फ़िल्टर के आगे एक रेगुलेटर लगाया जाता है। रेगुलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कांस्टेंट वोल्टेज आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करता है, और उसके आगे लोड जो इस डीसी वोल्टेज को इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, या हमारे यूपीएस की बैटरी है, कोई भी लो पावर डिवाइस जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम आज सबसे पहला इसका जो कंपोनेंट्स है वो है ट्रांसफार्मर, वो देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हम सब जानते हैं कि 2 कॉइल्स होती हैं, एक को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, एक को सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स की तादाद है उसको मैंने NP कह दिया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी में इसकी तादाद को मैंने NS कह दिया, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और ये रूल है कि सेकेंडरी का वोल्टेज और प्राइमरी के वोल्टेज की रेशो, सेकेंडरी के टर्न्स की रेशो और प्राइमरी के टर्न्स की रेशो आइडियल ट्रांसफार्मर में बराबर होती हैं। और सेकेंडरी की टर्न्स रेशो, टर्न्स की तादाद, और प्राइमरी की टर्न्स की तादाद की रेशो को टर्न्स रेशो या स्मॉल n से ज़ाहिर किया जाता है। अब 3 केसेस हैं। अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। इस तरह के ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है और इस फंक्शन को स्टेप अप फंक्शन कहा जाता है। अगर टर्न्स रेशियो 1 से कम हो जाए तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से कम हो जाएगा, यानी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम हो जाएगा, इसको कहा जाता है स्टेप डाउन। और अगर n की वैल्यू 1 हो तो सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज बराबर हैं, इस तरह के ट्रांसफार्मर को बफर ट्रांसफार्मर कहा जाता है।
आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर के बराबर होती है, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में इंटरनल लॉसेस, दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं, एक तो कोर के अंदर एडी करंट लॉसेस होते हैं और एक दूसरा मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लॉस होता है, जिसको हम फिर किसी दिन स्टडी करेंगे। तो आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कम होती है इन्हीं लॉसेस की वजह से। एक दूसरा ट्रांसफार्मर जिसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है, इसमें प्राइमरी कॉइल तो सिंगल ही होती है, जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है। टॉप और बॉटम में तो टर्मिनल मौजूद होंगे ही होंगे, बिल्कुल सेंटर में भी एक ट्रांसफार्मर। इस सेंटर टर्मिनल को नॉर्मली ग्राउंड कर दिया जाता है रेफरेंस के तौर पर 0 वोल्ट। अब ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, इसका पर्पस ये है कि ये सेकेंडरी वोल्टेज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, लेकिन दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज हैं। यानी अगर ऊपर वाला हिस्सा देखें यहाँ पर है प्लस वी सेकेंडरी ओवर 2, नीचे वाले हिस्से में है माइनस वी सेकेंडरी ओवर 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इक्वल बट आउट ऑफ फेज। अगर ऊपर पॉजिटिव साइकिल है तो नीचे उस वक्त जो है वो नेगेटिव साइकिल आ रहा होगा। तो ये बेसिकली इस तरह से। लेकिन अगर आप वी सेकेंडरी बाय 2 और माइनस वी सेकेंडरी बाय 2 इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो अभी भी किसके बराबर आएगा, वी सेकेंडरी। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मकसद है कि सेकेंडरी वोल्टेज को दो इक्वल बट ऑपोजिट यानी आउट ऑफ फेज पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब एक लास्ट बात जो रहेगी, यहाँ पर देखें एक डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है। ये डॉट का मतलब ये है कि इन दोनों कॉइल्स की जो वाइंडिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप ये वायर है इसको अपने राइट हैंड की फिंगर्स में इस तरह से पकड़ लें तो ये थंब जो होगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर में अगर आप इनपुट वाली साइड पे यानी प्राइमरी कॉइल पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करें और उसके बाद नेगेटिव साइकिल, तो सेकेंडरी वाली साइड पे भी ऐसा होगा कि पहले पॉजिटिव साइकिल आएगा और बाद में जो है वो एक नेगेटिव साइकिल आएगा। जिसका मतलब है आउटपुट और इनपुट इन फेज़ होते हैं। यहाँ पर भी देखें ये ऊपर की जानिब जो है वो लगाए गए हैं। इसका मतलब है इनपुट और आउटपुट जो है वो इन फेज़ होंगे। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ डॉट लगा हुआ, यहाँ पर नीचे की तरफ डॉट लगा हुआ हो, इसका मतलब है कि एक कॉइल की वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे कॉइल की वाइंडिंग क्लॉकवाइज है, और उस वक्त दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। यानी अगर एक का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरे का फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इस वजह से आउट ऑफ फेज यानी इनपुट पे अगर पॉजिटिव साइकिल है तो आउटपुट पे नेगेटिव साइकिल आएगा। लेकिन हमारे इस कोर्स के अंदर हमने सारे इन फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करने हैं यही वाले, तो हम बेसिकली इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन के बाद फिल्ट्रेशन की बात करेंगे और इनमें देखेंगे कि मज़ीद क्या क्या पैरामीटर्स हम जो है वो देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें बेसिक टिप यही है कि जो टॉपिक आप जो है वो सुनते जाएं या पढ़ते जाएं उनको बुक के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज ज़रूर करें, यानी बुक की रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को जो है वो लाइक कीजिएगा और इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।